Today the topic of my presentation is sink and source relationship. Sink and source relationship पढ़ेंगे हम. Sinks and सर एक सेकंड ये स्लाइड मूव नहीं हो रही. सिंक और सोर्स रिलेशनशिप में हम बेसिकली पढ़ते हैं कि जो भी फोटोसिंथेटिक मटेरियल मतलब सिंथेसाइज होता है ना एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसे प्लांट से मतलब सिंक से लेके हम सोर्स तक कैसे पहुंचाते हैं, जहाँ पे प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे यूटिलाइज होता है. इस रिलेशनशिप को हम आज पढ़ेंगे. सबसे पहले सोर्स को डिफाइन करेंगे. सोर्स ऐसा ऑर्गन या ऐसी जगह जहाँ पे फोटोसिंथेटिक मटेरियल, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी और सिंथेसाइज होगा स्ट्रक्चर, या फिर ऐसे जहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसको सोर्स कहेंगे. उसके बाद सिंक है. सिंक ऐसे ऑर्गन्स होंगे जहाँ पे शुगर्स जो बनी होंगी उनको डिलीवर करेंगे. सिंक की एग्जांपल्स में आ जाएंगे रूट्स, आ जाएंगी यंग शूट्स, आ जाएंगी डेवलपिंग सीड्स वगैरह आ जाएंगे उसके अंदर. या तो प्लांट उनको यूटिलाइज कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं. स्टोर वो फ्रूट्स की फॉर्म में कर लेता है उन्हें. उसके बाद है कि अब सीड्स, ट्यूबर्स, बल्ब्स और लीव्स वगैरह दोनों सोर्स और सिंक दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं. लेकिन ये डिपेंड करता है कि प्लांट किस डेवलपमेंटल स्टेज पे है और सीजन कौन सा चल रहा है. फॉर एग्जांपल अब जो ग्रोइंग लीव्स जो होते हैं वो सिंक होते हैं. जब 75% लीफ मेच्योर हो जाता है ना, तो तब वो सोर्स बन जाता है. 75% जब मेच्योर होगा तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाएगी, तो वो सोर्स एज अ सोर्स बिहेव करेगा. लेकिन जब वो छोटी डेवलपमेंटल स्टेज पे होगा तो तब वो एज अ सिंक बिहेव करेगा. उसके बाद ट्रांसलोकेशन ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू सिंक से सोर्स से लेके सिंक तक शुगर्स ट्रांसलोकेट होती हैं, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि प्रोडक्ट्स जो भी सिंथेसाइज होंगे ना, मतलब शुगर्स जो है ना, वो जो करीब तरीन सिंक होगा ना उस तक चले जाएंगे. मतलब अगर जो टॉप वाले लीव्स होंगे अगर उनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है तो अपवर्ड मतलब जो ग्रोइंग शूट्स होंगी उनकी तरफ शुगर्स चली जाएंगी. अगर लोअर लीव्स में होंगी तो वो रूट्स की तरफ चले जाएंगी. और अगर इंटरमीडिएट लीव्स मतलब मिड में करके हो रही है तो दोनों डायरेक्शंस में जाएगी. और उसके बाद लास्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि फोटोसिंथेट्स जो होते हैं वो प्रिमेरली जो है सबसे पहले रूट्स को मिलते हैं. उसके बाद फिर शूट्स और लीव्स की तरफ जाते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ जब उनकी होती है. और जब उनकी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ चल रही होती है तो तब सीड्स और फ्रूट्स के अंदर चले जाते हैं. और फिर ट्यूबर्स के अंदर भी जो है शुगर चली जाती हैं स्टोर होने के लिए. उसके बाद अब सोर्स और सिंक का डिफरेंस. सबसे पहले मॉर्फोलॉजी के लिहाज से जो मेच्योर लीफ है ना वो एज अ सोर्स बिहेव करेगा. उसके बाद सीड, फ्रूट और ट्यूबर्स जो है ना वो एज अ सिंक बिहेव करेंगे. और इसमें जो ग्रोइंग लीव्स है ना वो भी इसके अंदर आ जाएंगे सिंक के अंदर. उसके बाद है और उसके बाद ये कि जो एक्सपोर्ट करता है फोटोसिंथेट्स को वो सोर्स होगा. और जो इंपोर्ट्स मतलब उनके अंदर एसिमिलेट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेता है या फिर इंपोर्ट करता है उनको, वो सिंक होगा. उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी बताया हुआ कि लीव जो है ना यंग स्टेज पे, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर दिया कि वो तब सिंक बिहेव करेगा. और जब 75% जब वो लीफ डेवलप हो जाएगा तो तब एज अ जो है सोर्स बिहेव करेगा वो. और जब सेनेसिंग स्टेज मतलब लीफ जब उसकी डेथ हो रही होगी तो उस टाइम पे लीफ एज अ सोर्स बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि वो अपनी सारी न्यूट्रिशन जो है ना वो प्लांट्स को, अपना जो भी इसके अंदर स्टोर फूड है ना वो प्लांट को दे देता है और फिर डाई बैक कर जाता है. उसके बाद उन्होंने कहा कि जर्मिनेटिंग सीड जो है ना वो भी एज अ सोर्स बिहेव करेगा, क्योंकि वो रेडिकल इलोंगेशन के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है. उसके बाद उन्होंने बताया कि क्रॉप प्लांट्स फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ ड्राई मैटर प्रोडक्शन इज डिपेंड. मतलब जो भी ड्राई मैटर प्रोड्यूस होना है ना प्लांट के अंदर वो सिंक और सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट है. मतलब सोर्स जो है पोटेंशियल कैपेसिटी, सोर्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा और सिंक जो है उसको यूटिलाइज करेगा. अब इन्होंने बताया हुआ है कि सिंक और सोर्स की जो रेशो है वो भी मतलब इक्वल ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंक छोटा है तो भी यील्ड हाई नहीं होगी. अगर सिंक बहुत बड़ा है तो फिर भी यील्ड हाई नहीं हो सकती, कि अगर सोर्स की कैपेसिटी ही लिमिटेड है, सोर्स प्रोड्यूस ही थोड़ा सा कर रहा है. और फ्रूट प्रोडक्शन और जो क्वालिटी है ना वो सोर्स और सिंक के रिलेशनशिप पे डिपेंड करती है. मतलब उनकी रेशो जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए. और उसके बाद उन्होंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो लीव्स और रिजर्व्स और मतलब प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़रूरी हैं.
Next, Nur Sama will continue. अस्सलाम वालेकुम क्लास. Now I'll continue. जिलोमा स्लाइड आगे कर दो. टाइप्स ऑफ सिंक्स. बेसिकली 5 टाइप्स के सिंक्स होती हैं. प्राइमरी सिंक होती है, सेकेंडरी सिंक होती है, एडिशनल सिंक होती है, मेटाबॉलिक सिंक और ऑल्टरनेट सिंक. प्राइमरी सिंक वो होती है जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस की होती है, मतलब जो हम डायरेक्ट यूज करते हैं, जैसे राइस हो गया और मैंगो हो गया, फ्रूट्स हो गए. इस तरह की जो चीजें होती हैं वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस की होती हैं और वो प्राइमरी सिंक में इंक्लूड होती हैं. फिर है सेकेंडरी सिंक. सेकेंडरी सिंक में राइजोम्स और ट्यूबर्स वगैरह आते हैं, कॉर्न्स. इनमें ट्यूबर्स भी आते हैं क्योंकि ट्यूबर स्टोरेज ऑर्गन्स के तौर पे यूज होते हैं, और जो सीड्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. इनमें वेजिटेटिव ग्रोथ पहले हो जाती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ बाद में होती है. ये सेकेंडरी सिंक है. अब एडिशनल सिंक है. एडिशनल सिंक में ये पैरासिटिक वीड्स आते हैं, सिम्बायोसिस और ये सब जो हमें इतना रिक्वायर्ड नहीं होता, और जो हमारे प्लांट फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है, जैसे रूरी होती है, वो मेटाबॉलिक सिंक होता है. ऑल्टरनेट सिंक में फाइबर, लेंथ और स्टेम आ जाता है, जो पीरियड प्लांट्स में होते हैं मोस्टली. वो ऑल्टरनेट सिंक होते हैं. जैसे कॉटन में लेंथ प्रोड्यूस होता है, और इस तरह मतलब सीड डेवलपमेंट के बाद लेंथ प्रोड्यूस होता है, तो ये ऑल्टरनेट सिंक में इंक्लूड होता है. अब नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, अब टाइप्स ऑफ एसिमिलेट्स हैं. एसिमिलेट्स वो होते हैं मटीरियल्स होते हैं, डाइजेस्टेड मटीरियल्स. जैसे ह्यूमन बॉडी में होते हैं वैसे प्लांट्स में भी होते हैं. उसकी न्यूट्रिशन होती है. अब इसकी ये दो टाइप्स के होते हैं, करंट एसिमिलेट्स और एक्यूमुलेटेड एसिमिलेट्स. करंट एसिमिलेट्स वो होते हैं जहाँ पे डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है. जैसे लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है तो शुगर्स प्रोड्यूस होती हैं, कार्बन फिक्सेशन होती है, तो फिर वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, और फिर वहाँ पे मतलब अ, आगे उसका बनता है जो होते हैं सुक्रोज, और जो सारे शुगर्स होते हैं वो वहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं. ये करंट एसिमिलेट्स होते हैं. एक्यूमुलेटेड एसिमिलेट्स वो होते हैं जो स्टोर्ड होते हैं, जो प्लांट कभी भी यूज कर सकता है एनर्जी लेने के लिए. वो एक्यूमुलेटेड एसिमिलेट्स होते हैं. और इसकी एग्जांपल है एंडोस्पर्म ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स. जब जब हम सीड लगाते हैं तो वो एंडोस्पर्म होता है, तो वो सीड अपनी जो न्यूट्रिशन है वो वहीं से लेता है, तो फिर वो ग्रो होता है. ये एक्यूमुलेटेड एसिमिलेट्स होता है. नेक्स्ट स्लाइड. अब है सब्सटेंसेस ट्रांसलोकेटेड इन द फ्लोएम. जो सब्सटेंसेस फ्लोएम में ट्रांसलोकेट होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले जो होती है वो मेनली सुक्रोज होती है. फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, और फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं. ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स वगैरह आ जाती हैं चीज़ें, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में फॉस्फेटाइंस और ये सब चीज़ें आती हैं. ये तो डायग्राम है. नेक्स्ट स्लाइड कर दो. अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. जो फ्लोएम की मूवमेंट है वो हमेशा बाई डायरेक्शनल होती है. बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है 2 डायरेक्शन में. वो अपवर्ड से डाउनवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड से अपवर्ड भी हो सकती है. ठीक है. और जो फ्लोएम सैप है, जो सैप वो होता है सैप सारे न्यूट्रिशंस और वाटर का मिक्सचर को सैप कहते हैं. जो उसकी स्पीड होती है वो बहुत हाई होती है. शुगर काफ़ी हाई स्पीड में मूव करती है. जो फ्लोएम के अंदर मूवमेंट हो रही होती है प्लांट्स की न्यूट्रिशन की, और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो क्रिएट हुआ होता है फ्लोएम के अंदर उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट होती है.
जो क्लोरो दी जाती है प्लांट्स को। और फोटोसिंथेट्स जो होते हैं वो 90% जो प्लांट का ड्राई मैटर होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। जो ग्रोथ है और क्रॉपिंग ये दोनों डिपेंड करते हैं प्लांट्स में, उन दोनों पे डिपेंड करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, जो फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है वो 3 मेजर स्टेप्स में ट्रांसलोकेट, इसके 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप तो है फ्लोएम लोडिंग, दूसरा स्टेप मैस फ्लोइंग होता है इसका, और जो लास्ट स्टेप है वो फ्लोएम अनलोडिंग होता है। फ्लोएम लोडिंग, नेक्स्ट स्लाइड। फ्लोएम लोडिंग में ये होता है जो सुक्रोज प्रोड्यूस होती है लीव्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स के अंदर, वो एटीपी यूज करते हैं ऑब्वियसली। फिर उसके बाद वो सीव ट्यूब्स में जाते हैं और वहाँ पे सीव ट्यूब्स में जाते हैं, फिर फ्लोएम में जाते हैं, लीव्स के वेनलेट्स में होते हैं, फिर वो ट्रांसफर सेल्स के थ्रू फ्लोएम के अंदर मूव करते हैं। ये फ्लोएम लोडिंग होती है। जो सुक्रोज प्रोड्यूस होती है वो इस तरह फ्लोएम के अंदर ट्रांसफर सेल्स के थ्रू इस तरह मूव होती है। और ये सारा प्रोसेस हो गया, ये फ्लोएम लोडिंग के अंडर आता है। फिर मैस फ्लो होती है। मैस फ्लो में ये होता है कि जो फ्लोएम के अंदर सारा जो शुगर आई होती है जो सुक्रोज प्रोड्यूस होता है मीजोफिल सेल से, वो सारा वहाँ पे मूव होता है फ्लोएम के अंदर। जाइलम वेसल से वाटर आता है तो सोल्यूट, वहाँ पे जो सोल्यूट कंसंट्रेशन होती है वो हाई होती है मैस फ्लो के ड्यूरिंग, क्योंकि वहाँ पे उस टाइम सुक्रोज का जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत हाई होती है, तो वहाँ पे इसलिए सोल्यूट पोटेंशियल हाई होता है और वाटर पोटेंशियल लो होता है। तो फिर जाइलम वेसल से वाटर आता है एंडो ऑस्मोसिस के थ्रू, और फिर उसके बाद वहाँ पे एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है। जाइलम से वाटर आता है और फ्लोएम के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्रिएट होता है, और फिर जो एक सुक्रोज सोल्यूशन बन जाता है फ्लोएम के अंदर, उसके थ्रू फिर वो फ्लो होता है और फिर स्टोरेज ऑर्गन तक वो जाता है, वहां से स्टोरेज ऑर्गन उसको लेता है। फ्लोएम अनलोडिंग में यही है कि जब मैस फ्लो हो जाता है तो फिर स्टोरेज ऑर्गन तक जो सारा सुक्रोज सॉल्यूशन पहुंचता है, स्टोरेज ऑर्गन उसको स्टोर कर लेते हैं, ये फ्लोएम अनलोडिंग होती है। नेक्स्ट, ये वही डायग्राम है। अच्छा, अब जो फैक्टर्स डिटरमिन करते हैं एसिमिलेट्स को, वो ये डिफरेंट तरह के फैक्टर्स होते हैं। अमाउंट ऑफ एसिमिलेट्स अवेलेबल, ये मेनली लीव्स में ही होते हैं, इसलिए ये सिंक स्ट्रेंथ है, सप्लाई ऑफ एनर्जी, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड सिंक, और मॉइस्चर, स्ट्रेस, टेम्परेचर, मिनरल न्यूट्रिशन, लाइट इंटेंसिटी, vascular connections between sucrose and sink, and other climatic conditions. Now conclusion, next slide. कंक्लूजन में यही है, फोटोसिंथेसाइजिंग ऑर्गन्स हमेशा सोर्स ही होता है, क्योंकि सोर्स मैच्योर लीफ होता है, जैसे जिलोमा ने पहले भी बताया, मैच्योर लीफ जो होगा वही सोर्स के तौर पे यूज कर सकता है। जो बिल्कुल यंग लीफ होता है वो सोर्स के तौर पे यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर अभी वो फोटोसिंथेसिस तो हो रहा होता है, लेकिन वो दूसरे ऑर्गन को न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि अभी वो खुद एक ग्रोइंग स्टेज में होता है। 75% जब लीफ मैच्योर हो जाता है तो फिर वो सोर्स के तौर पे एक्ट कर सकता है। और ये सब जो एक मैच्योर लीफ जब प्रोड्यूस कर लेता है सारी न्यूट्रिशन और सोर्स के तौर पे वो एक्ट करता है, तो फिर वो इसी तरह सीव ट्यूब्स में न्यूट्रिशन जाती है, फिर फ्लोएम में जाती है, और इस तरह फिर सारा वहाँ पे वही फ्लोएम लोडिंग, मैस फ्लो और फ्लोएम अनलोडिंग ये होता है। और फिर सिंक तक जब जाती है न्यूट्रिशन, ये फ्लोएम अनलोडिंग होती है। वो फिर वहां से सिंक में कहीं भी, रूट में, शूट में, ये कहीं भी, मतलब जहां जहां इम्पोर्टेंट जरूरत होती है न्यूट्रिशन की, वहां पे फिर वो स्टोर हो जाता है। हाई ईयरली कांस्टेंट यील्ड्स, अच्छा इसमें ये है कि जो लीफ फ्रूट रेशो है ये एक मेंटेन नंबर रखना चाहिए, इससे हमारी यील्ड पे बहुत इफेक्ट होता है।
और हाई यील्ड और अच्छी फ्रूट क्वालिटी तभी आ सकती है जब लीफ और फ्रूट रेशो हमारे पास अच्छी हो। और लीफ और फ्रूट रेशो को मेंटेन रखने के लिए उसकी कैनोपी हमको हमें मेंटेन रखनी होती है, और जो प्लांट को मैनेज करने का सिस्टम होता है वो हमने अच्छे तरीके से मेंटेन रखना होता है। ये हम अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे और मेंटेन करेंगे तो ही जो है लीफ फ्रूट रेशो वो मेंटेन होगी। अच्छा, लास्ट पॉइंट में ये है कि जब हम लीफ और फ्रूट रेशो को डिक्रीज करेंगे, इससे जो बाकी लीव्स हैं उनमें फोटोसिंथेसिस का रेट तो हाई और अच्छा हो जाएगा, जो फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी है वो भी अच्छी हो जाएगी, लेकिन जो फ्लावर इंडक्शन है जो अगले साइकिल में होनी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसके बड्स रिमूव हो जाते हैं जिससे फ्लावर आना होता है। इसकी रीज़न है। और अगर हाईली फ्रूट रेशो होगी तो जो स्टोरेज सप्लाई है वो सफिशिएंट होगी, जैसे स्टार्च हो गई और इस तरह पोटैटो में स्टार्च और इस तरह। और लीफ फ्रूट रेशो को यही मेंटेन रखने के लिए अच्छा। थैंक यू, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जी बच्चे माशाल्लाह, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया ये सारा। लेकिन इसमें ना मैं ये चाह रहा था कि आप फ्रूट से रिलेटेड हो, कि फ्रूट्स के ऊपर किन किन बंदों ने रिसर्च की, इसके ऊपर सोर्स और सिंक से रिलेटेड कोई रिव्यू टाइप आप देते। ये बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया, लेकिन डिफरेंट फ्रूट्स क्रॉप के अंदर आप इसके बारे में कोई जो रिसर्च पेपर होता तो वो एक्सप्लेन करते उसको। ये आयजा वाले में भी टॉपिक में में कमी तो थी थोड़ी सी। सर वो पर रिव्यू टॉपिक वाला में जो आप आप कह लिखते रहे थे हैं, सर, हम वो भी कर लेते फिर। सर वो रिव्यू आर्टिकल में आ जाएगा जो रिसर्च वाला है। सर हम लोग को तो इसलिए लगा हाँ सिर्फ जी, सोर्स और सिंक को ही एक्सप्लेन करना है, इसीलिए वही कर दिया। हैं? आपने बड़ा अच्छा सर हम एक्सप्लेन लोग को किया, जब वेल मेंशन एक्सप्लेन कर किया। दिया तो मैंने हम कहा है लोग को कि फिर कर इसको लेते। जी सर। सर लिंक टॉपिक में करते आप फ्रूट्स बता के देते साथ। ना पहले। चले ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह आप नेक्स्ट जो भी प्रेजेंटेशन देना तो इसको साथ में रिव्यू करेंगे विद रेफरेंस, कि किस बंदे ने सोर्सेस फर्ज का सिंक का इसके ऊपर काम किया, फ्रूट की किस क्रॉप के अंदर किया, तो वो कहानी को थोड़ा सा लिंक करो उसके साथ। बाकी अटेंडेंस में आप लोग की ये ले लेता हूं अभी।